नमस्कार। तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र में आज हम शुरू करेंगे एकांकी साहित्य का अध्ययन। और इसमें सबसे पहली एकांकी जो हमारे पाठ्यक्रम में है वह है उपेंद्र नाथ अश्क की लिखी हुई इतनी सी बात। इतनी सी बात एकांकी पर चर्चा हम करेंगे बच्चों बाद में। इससे पहले एकांकी साहित्य पर बहुत संक्षेप में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एकांकी गद्य की एक छोटी लेकिन बड़ी रोचक विधा है। यह विधा केवल पठनीय या पाठ्य नहीं कही जा सकती, बल्कि यह दृश्य श्रव्य माध्यम की विधा है, अर्थात जिसे हम मंच पर देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हम इसे रेडियो पर भी रेडियो रूपांतरण के रूप में सुन सकते हैं और दूरदर्शन पर या टीवी के अन्य चैनलों पर नाटक के रूप में भी देख सकते हैं, लघु नाट्य रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी एकांकी अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है जिसका नाम एकांकी ही रहेगा। और इस रोचक विधा का लक्ष्य ये रहा है बच्चों कि हिंदी साहित्य में जब एकांकी विधा अस्तित्व में आई उस समय पूरे देश में एक तरीके से क्रांति का माहौल था। क्रांति सभी अर्थों में, एक तो देश को स्वतंत्रता दिलाने की मुहिम राजनीतिक स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर पूरे देश में चल रही थी। सबसे बड़ा संग्राम तो यही था कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। दूसरा, इसके साथ ही साथ धर्म और समाज सुधार के कार्यक्रम भी कई संगठनों के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से चलाए जा रहे थे। और लेखक जो सबसे ज़्यादा जागरूक और संवेदनशील होता है उसने ये बीड़ा उठाया कि वह गद्य की इन विधाओं के माध्यम से समाज से जुड़े हुए, राष्ट्र से जुड़े हुए विविध पहलुओं को अपने साहित्य में स्थान देगा और साहित्य के पाठक या एकांकी के दर्शक को इन विषयों की वास्तविकता से, इनके महत्व से या जो समस्याएं वो उठा रहा है उन समस्याओं से पाठकों को परिचित कराएगा, जिससे उनके मन में इनके प्रति जागरूकता पैदा हो। एकांकी को कैसे पढ़ा जाता है ये हम पहले कई वीडियोस में पढ़ चुके हैं। एकांकी के कौन कौन से तत्व होते हैं ये भी हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। आज हम इस एकांकी का अध्ययन एकांकी के उन्हीं तत्वों के आधार पर करेंगे। वे तत्व हैं कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य और अंतिम जो जोड़ा गया वह है संकलन त्रय। अब इस एकांकी का अध्ययन करने से पहले हम उपेंद्र नाथ अश्क पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो इतनी सी बात एकांकी के लेखक हैं। अश्क जी बहुत प्रसिद्ध एकांकी लेखक रहे हैं बच्चों, और इनके कई एकांकी संग्रह हैं जिनमें तूफान से पहले, चरवाहा, देवताओं की छाया में, लक्ष्मी का स्वागत, चमत्कार, पापी आदि एकांकी संग्रह काफी प्रसिद्ध रहे हैं। और उसमें इन सारे संग्रहों में इन्होंने अपने समय की सामाजिक समस्याओं को विशेष रूप से उठाया है। इन्होंने सामाजिक दुर्बलताओं को व्यंग्यात्मक तरीके से चित्रित किया है। हास्य और व्यंग का सहारा लेकर इन्होंने अपनी एकांकियों को रोचक रूप में प्रस्तुत किया है। इन्होंने रेडियो प्लेज भी लिखे हैं। एक बार आप इनके प्रमुख एकांकी संग्रहों के नाम नोट कर लीजिए बच्चों। 1 नंबर के प्रश्नों में ये पूछा जाता है। तूफान से पहले, चरवाहा, देवताओं की छाया में, लक्ष्मी का स्वागत, चमत्कार और पापी, ये सब इनके प्रसिद्ध संग्रह हैं। और इन्होंने जो साहित्य लिखा है उसमें सामाजिक एकांकी और प्रहसन, ये 2 तरह के एकांकी प्रमुख हैं।
सामाजिक एकांकियों में इन्होंने मध्यम वर्गीय पारिवारिक जीवन की विविध झांकियों को प्रस्तुत किया है और साथ ही अपने समय में जीवन में जो कुरीतियां व्याप्त थी उन कुरीतियों पर साहित्य लेखन किया है। दहेज, रूढ़िवादिता, सामाजिक नेतागिरी, पाश्चात्य संस्कृति की खोखली नकल, इन सब विषयों को इनके साहित्य में बड़ी खूबसूरती से देखा जा सकता है बच्चों। इतनी सी बात पर अब हम बात करते हैं। इतनी सी बात जो है, जैसा कि इसके नाम से ही व्यक्त हो रहा है, ये एक बड़ा रोचक एकांकी है और इसमें इन्होंने भाषा की शुद्धता का सवाल उठाया है और ये कहना चाहते हैं कि हमको भाषा के प्रति आग्रही होना चाहिए, अर्थात हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन शुद्धता के नाम पर भाषा ऐसी भी न हो कि वह हास्यास्पद हो जाए, उसे लोगों के लिए स्वीकार करना मुश्किल हो जाए, उसकी शुद्धता के कारण उसे समझना कठिन हो जाए। यह बात तो उन्होंने कही ही है, साथ ही साथ ये कुछ दूसरी बातें भी कह देते हैं। जैसे इन्होंने यह कहा है कि जो प्रचलित शब्द हमारी भाषा में पूर्वजों के समय से चले आ रहे हैं, वे शब्द अब विदेशी नहीं रह गए हैं। यदि वे विदेशी भाषा के होंगे भी तो भी वे हमारी भाषा में शामिल हो चुके हैं। जैसे पानी, शर्म आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो हम रोजमर्रा में काम में लेते हैं और हमें नहीं पता ये कब बाहर से आकर के हमारी भाषा में शामिल हो गए हैं। तो बच्चों, ये दो बिंदु इन्होंने प्रमुखता से इस एकांकी में उठाए हैं। एक तो ये कि भाषा शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन इतनी शुद्ध भी नहीं होनी चाहिए कि वह हास्यास्पद हो जाए, दुरूह अर्थात कठिन हो जाए। और दूसरी बात ये कि भाषा का जो चलता स्वरूप है, अर्थात जिस भाषा में आम व्यक्ति बोलता है, वही उस भाषा का सबसे ज्यादा ग्रहण करने योग्य रूप होता है। उसकी हमें बाल की खाल निकाल करके शब्दावलियां, यह संस्कृत की है, यह हिंदी की है, यह अरबी फारसी की है या ये अंग्रेजी की है, ऐसा कहकर हमें उसको अलग अलग करने के बजाय यह कहकर स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस भाषा के ये शब्द पीढ़ियों से हमारी भाषा में चले आ रहे हैं और अब वे हमारी भाषा का अंश हो गए हैं। ये जो मैंने आपको अभी बताया, यह तो था बच्चों इस एकांकी का कथ्य या उद्देश्य। अब हम बात करेंगे बच्चों इस कहानी की कथा वस्तु पर। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस एकांकी में प्रमुख पात्र हैं पंडित हृदय नारायण मिश्र, उनका पुत्र प्रोफेसर दयानंद, बड़ी बहू पंडित जी की पत्नी है, पंडित हृदय नारायण मिश्र की पत्नी मृदुला प्रोफेसर दयानंद की पत्नी है, शंकर और सोनिया ये दोनों घर के सेवक हैं। इनकी आपसी बातचीत के माध्यम से यह एकांकी आगे बढ़ती है और एकांकी की शुरुआत यहाँ से होती है कि शंकर और सोनिया जो इस घर के सेवक हैं, वे डाइनिंग टेबल पर सामान रख रहे हैं। दोनों नवविवाहित हैं और नवयुवा हैं। शंकर पंडित दयानंद से, पंडित हृदय नारायण से काफी प्रभावित है और वैसे ही केवल चुहल के लिए वह अपनी पत्नी से कहता है, तू एक बार बोल दे, मैं लज्जा से जल हो गई। इससे पहले वो कहती है, मैं शर्म से पानी पानी हो गई। लेकिन शंकर कहता है कि पंडित जी की आदेश का पालन करो और इसे बोलो, मैं लज्जा से जल हो गई। अब इसी बात को कहलवाने का प्रयास इतने रोचक तरीके से इस एकांकी में कहा गया है कि यही पंक्ति केवल शंकर ही सोनिया से नहीं कहलवाता है, प्रोफेसर दयानंद भी मृदुला से कहलवाना चाहते हैं और यहाँ तक कि पंडित हृदय नारायण मिश्र जो काफी वयोवृद्ध हैं,
वे भी अपनी पत्नी से इसी वाक्य को कहलाने का प्रयास करते हैं। इस वाक्य के आगे पीछे ये एकांकी आगे बढ़ती है और इस बात को कहलवाने के लिए पात्र अपने अपने तरीके से बहुत कुछ इस एकांकी में कह जाते हैं। जैसे शंकर जब सोनिया से कहता है कि तुम, मैं लज्जा से जल जल हो गई बोलो, तब सोनिया बहुत अच्छी बातें कहती है और वो कहती है, हम तो जब से पैदा हुए यही भाषा बोलते आए हैं और यही बोलेंगे। जो बोलती आई है उसे विस्मरण कर, जब तू यहाँ सेविका नहीं थी अब तू शुद्ध भाषा बोला कर। तो भला तुम्हारी शुद्ध भाषा में शर्म से पानी पानी होने को क्या कहेंगे? बोल, मैं लज्जा से जलजल हो गई। और परिहास करते हुए सोनिया कहती है, ई तुम्हारी भाषा तुम्ही को मुबारक होए, तुमहू लज्जा से जलो। अब ये लज्जा से जलो शब्द कहने पर आप देखिए बच्चों, उस शुद्ध रूप में भाषा का कितना अर्थ का अनर्थ हो गया। यहाँ लेखक यही कहना चाहता है कि यदि हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वह अपनी प्रभावशीलता खो दे। जैसे चिढ़ करके सोनिया ने कहा, तुम ही लज्जा से जलो। लज्जा से कोई जलता नहीं है, मुहावरा है शर्म से पानी पानी हो जाना। और यदि जल जल बोलना चाहेंगे तो वास्तव में उसकी व्यंजना ऐसी ही लगती है जैसे लज्जा से जल गए। ऊपर जो इसने बात कही है कि हम जब से पैदा हुए हैं तब से यही भाषा बोलते हैं, यहाँ लेखक यह संकेत भी करना चाहते हैं कि जो जिसकी भाषा है वह उसी भाषा में अपनी बात कहना ज्यादा उचित समझता है। आगे वह और कहती है, लज्जा से जलना नहीं, जल जल होना, मतलब पानी पानी होना। सोनिया कहती है, मतलब वही है तो फिर कहे में का दोष है। ये वाक्य सामान्य तौर पर कहे गए हैं लेकिन अपने आप में व्यंग्यार्थ रखते हैं। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि जब भाषा का अर्थ वही निकल रहा है तो हम उसे अनावश्यक रूप से शुद्ध बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। अर्थात वही भाषा सार्थक है जो अपनी बात कहने में समर्थ है, समझाने में समर्थ है। यह यवनी भाषा है, यह अपनी भाषा है, हमारी भाषा है, बाहर से नहीं आई। और बहुत अच्छी बात बच्चों सोनिया कहती है, हालांकि वो सेविका है और उस सेविका के मुख से वे बात कहलाते हैं कि ई कहाँ बाहर से आई, हमार दादी परदादी यही बोलत रही। अर्थात यह भाषा बाहर से आई हुई किसी समय में होगी लेकिन हमारे सामने वह हमारे पूर्वजों की भाषा के रूप में ही आई है। अर्थात यह भाषा हमें पैतृक रूप से मिली है, विरासत में मिली है, तब यह भाषा बाहर से आई हुई कैसे हो सकती है। इस प्रकार इन दो तीन बातों के माध्यम से यहाँ अश्क जी सोनिया के शब्दों में ये कहलवा देते हैं कि वह भाषा बाहरी भाषा कहलाने के योग्य नहीं है जिस भाषा को प्राकृतिक रूप से हम बोल रहे हैं। तो यह जो बातें हैं यही बात दयानंद सुनता है और उसकी इच्छा होती है कि वह अपनी पत्नी मृदुला से भी कहलवाए। अब दयानंद का संक्षेप में मैं परिचय दे दूं बच्चों। दयानंद जो है वह पंडित हृदय नारायण मिश्र, जो खुद प्रोफेसर हैं, आचार्य हैं और बड़े विद्वान हैं, उनका पुत्र है और शिक्षक है। उसकी पत्नी मृदुला आधुनिक स्त्री है, पढ़ी लिखी है और वह भी कहीं पर शिक्षण कार्य करती है। एक छोटा सा अंश शंकर और सोनिया की बातचीत का है बच्चों।
कई बार व्याख्या के लिए पूछा जाता है, वह अंश में पढ़ के आपको बता रही हूँ और उसका भावार्थ बता देती हूँ। मानने की बात कहो तो 100 बार मानब, दिन में 10 उल्टी सुल्टी बात कहेगा तो मैं काहे मानूंगी। बड़े पंडित ने तुझे 4 अक्षर क्या पढ़ा दिए, तू अपने को बड़ा ज्ञानी समझ बैठा। तेरा ज्ञान मैं सब जानती हूँ, कौवा चले हंस की चाल, अपनी भाषा बोल अपनी रीति से रह। और इस प्रकार वह सोनिया से जब शंकर जिद करता है कि तू लज्जा से जल जल गई बोल, और नहीं बोलती है तो तू इसका मतलब मेरी बात नहीं मान रही है, तब वह कहती है मानने की बात कहोगे तो 100 बार मानूंगी, लेकिन तू दिन में 10 बार उल्टी सीधी बात कहेगा, अर्थात ऐसी बात जिसका कोई सार नहीं है, निरर्थक है, जैसे लज्जा से जल जल गई, तो मैं भला क्यों मानूंगी। बड़े पंडित ने तुझे 4 अक्षर का पढ़ा दिए, तू अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ बैठा। और फिर वह कहती है कि बड़े पंडित ने यदि तुझे कुछ पढ़ा दिया है तो अपने आप को इतना ज्ञानी मत समझ। वे पंडित हैं, उनका काम पढ़ाना है, वे तुझे ज्ञानी करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन तू है सेवक तो तू अपनी भाषा अपने ही रूप में रख। तेरा ज्ञान को मैं सब जानती हूँ, कौवा चले हंस की चाल, तू जो है उसी रूप में रह, हंस बनने का प्रयास मत कर, अपनी भाषा बोल अपनी रीति से रह। और फिर वो कहती है अपनी भाषा बोल, जो भाषा बोलता आ रहा है उसी बोलने में तू सुशोभित होता है, इसीलिए अपनी रीति से रह, हमारे रहन सहन का जो तरीका है उसी तरीके से रहो। अब यह तो भावार्थ था बच्चों। इस छोटे से अंश का व्याख्या की दृष्टि से यदि हम भाषागत विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि इस एकांकी का यह संवाद बड़ा रोचक है और इसमें पूर्वी हिंदी का उपयोग किया गया है। ध्यान दीजिए बच्चों, पूर्वी हिंदी का इसमें उपयोग किया गया है, जैसे 100 बार मानब, काहे मानूंगी, 4 अक्षर पढ़ा दिए, है ना, ज्ञानी समझ बैठा। दूसरे इसकी जो सुंदर विशेषता दिखाई दे रही है वह है मुहावरे का प्रयोग। इसमें मुहावरा प्रयोग किया गया है, कौवा चले हंस की चाल। और तीसरी जो विशेषता है वो यह कि यह भाषा एकांकी की, यह जो पात्र है सोनिया, उस भाषा के पूरी तरह से अनुकूल, उस पात्र के पूरी तरह से अनुकूल भाषा है। और इसमें लेखक संदेश भी यही देता है कि जो जैसा है वह वैसा ही रहे और वैसा ही बोले। इसीलिए वह अंत में कहती है अपनी भाषा बोल अपनी रीति से रह। इसका शेष अंश पढ़ेंगे बच्चों हम अगले वीडियो में।